सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर 4 आपने हल कर लिया होगा। प्री बोर्ड परीक्षा का चौथा पेपर आपने हल कर लिया होगा। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 की मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं इस मॉडल पेपर का हल बताने वाला हूँ। पूरे पेपर का हल मैं बताऊँगा, वीडियो अंत तक देखिए। यदि आज ही आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। आपको जानकारी होगी कि 5 मॉडल पेपर मैंने आपके अपलोड कर दिए हैं, आप उनको हल करें। ये चौथे का हल है, 5वें का हल भी आजकल मैं बता दूंगा ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा सानंद संपन्न हो जाए। हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य का संपूर्ण पाठ्यक्रम इस चैनल पर करवा दिया गया है। आपको जो भी टॉपिक देखना है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। कि ये पहला प्रश्न अपठित गद्यांश का था। इसमें ये 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। आपने अपठित गद्यांश पढ़ लिया होगा। देखते हैं, पहला प्रश्न कह रहा है ईर्ष्यालु व्यक्ति किस आदत के कारण दुख उठाता है। तो ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होता है किस कारण से दुख उठाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरों की वस्तुओं को देख करके वो दुख उठाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है ईर्ष्या, क्योंकि ईर्ष्या के बारे में इसमें बताया गया है। तीसरा प्रश्न, ईर्ष्यालु अपने पास की वस्तुओं से आनंद नहीं ले पाता, क्यों नहीं ले पाता। तो गद्यांश में एक लाइन आई थी कि ऑप्शन नंबर अपना द सही होगा, क्योंकि वह चिंता मग्न रहता है। क्या रहता है? चिंता मग्न रहता है। और चिंता किस बात की होती है? चिंता होती है और ज़्यादा पाने की, और उसको ज़्यादा मिले, इसकी चिंता रहती है। तो चिंता के कारण वो आनंद नहीं ले पाता है। इसमें उसकी लालसा और अधिक पाने की होती है। ये अप्रत्यक्ष रूप से ये भी सही है, लेकिन चिंता मग्न इसमें गद्यांश में आया है। अपने अभावों के बारे में निरंतर सोचने से ईर्ष्यालु व्यक्ति कैसा हो जाता है। तो चौथे के विकल्प अगर आप देखेंगे, आनंदित होता है, उद्यम प्रारंभ करता है, दुख को भूल जाता है, दूसरों के विनाश में लग जाता है। तो जब वो कुछ नहीं बनता तो दूसरों के विनाश में लग जाता है। वो ये सोचता है कि दूसरों का नुकसान कैसे किया जा सके। और ईर्ष्यालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। ईर्ष्यालु शब्द में ईर्ष्या धन आलू प्रत्यय है। ईर्ष्या धन आलू प्रत्यय है। तो स वाला सही है ऑप्शन नंबर स, 5वें का। ठीक है। छठा देखेंगे, छठा प्रश्न है वरदान का विलोम क्या है। देखिए, वरदान आशीष आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद वरदान होता है। तो शाप हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर द, बिल्कुल सही है। फिर देखिए, अपठित काव्यांश है ये, इसको पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, निरंतर चलने की प्रेरणा कवि किस उद्देश्य से दे रहा है। एक पंक्ति इसमें आई थी कि जनहिताय, यानी समाज के हित के लिए वो ऐसा कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ब इसमें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ब आप सही करेंगे। कविता में बाधाओं के लिए कई प्रतीक आए, निम्न में से कौन सा विकल्प बाधाओं के लिए नहीं आया। देखिए, पत्थर आया है, कांटे भी आया, कालकूट आया, निर्जर झरना नहीं आया है। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 9वां अवसद है निर्जर सा विराम ढलोरे, पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो निर्जर कहते हैं झरना, झरने की तरह बिना रुके हुए बढ़ते रहना। तो इसमें देखिए, इसका जो भाव था, भाव ये था कि झरने के जैसे निरंतर जनहित के लिए प्रयत्नशील रहना है, झरने के समान बहना है। क्योंकि जो भी कविता होती है उसमें सीधा साधा अर्थ मायने नहीं रखता, उसका भावार्थ क्या है ये देखना होता है। तो झरने के जैसे निरंतर जनहित के लिए प्रयत्नशील, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही। फिर आगे देखिए, 10वां, कालकूट का विपरीत शब्द कौन सा है। कालकूट कहते हैं जहर को, तो ये समानार्थी हो गया। ये भी विष जहर समानार्थी, हलाल जहर समानार्थी। अम्मी कहते हैं अमृत, इसका विपरीत जो शब्द होगा अमृत। उसके बाद जीवन की जर्जर चादर को पंक्ति में अलंकार है, यानी जीवन रूपी जर्जर चादर का है। तो रूपक आरोप करने से रूपक अलंकार हो गया, ब वाला इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे,
अरुण हंसेगा पंक्ति का भावार्थ क्या है? अरुण हंसेगा यानी रात जाएगी, अरुण सूर्य को कहते हैं। सूर्य हंसेगा यानी मैंने पहले ही बताया कि सीधा साधा अर्थ किसी भी कविता का नहीं होता है। तो सूर्योदय होना तो इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन सूर्योदय होने का मतलब खुशियाँ आएगी, एक पॉजिटिव सोच यहाँ है। तो रात दुखों का प्रतीक है और सूर्योदय खुशियों का प्रतीक है, तो खुशियाँ आएगी, स वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरे प्रश्न में व्याकरण के प्रश्नों के रिक्त स्थान थे। भाषा के दो रूप हैं, बिल्कुल कौन कौन सा? एक तो मौखिक और एक लिखित। लिखित और मौखिक भाषा के ये दो रूप हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। फिर आगे देखेंगे, सुंदरता में कमल तो कमल ही है, वाक्य में व्यंजना सब शक्ति है। कौन सी सब शक्ति? व्यंजना। मैंने पहले भी कीवर्ड बताए हैं, अगर किसी भी वाक्य में तो और ही का प्रयोग हो जाए, किसी भी वाक्य में तो और ही का प्रयोग हो जाए तो वहाँ व्यंजना सब शक्ति हो जाती है। चौथा देखिए, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। शब्द शक्ति कितने प्रकार की? 3। तो एक तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। उसके बाद देखेंगे, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, तो काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? स्नेह रूपी सुरा। तो रूपक अलंकार आरोप करने से यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो गया? रूपक। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा ज्यों आ रहा है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें कर देंगे। ठीक है, ये आपके दूसरे प्रश्न के 6 रिक्त स्थान के उत्तर हो गए। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखेंगे, जो लघुतरात्मक प्रश्न है, अति लघुतरात्मक। अति लघुतरात्मक प्रश्न 1 से लगा करके आपके 11 तक हैं। इनके उत्तर मैं आपको बता देता हूं। तो तीसरे का जो पहला प्रश्न था, आपको पता है कि 11 छोटे छोटे प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के। तो यहाँ पहला वाला प्रश्न था, पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखना है। फिक्सेशन, फिक्सेशन का अर्थ हो गया स्थायीकरण। फिक्सेशन का क्या अर्थ हो गया? स्थायीकरण। और इनवॉइस, इनवॉइस का अर्थ हो गया बीजक। इनवॉइस का अर्थ हो गया बीजक। दूसरा प्रश्न था, याचिका शब्द के लिए एक पारिभाषिक शब्द काम में लेना था। तो पिटीशन कहते हैं, PETITION, पिटीशन, याचिका दायर करते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, लेखक ने सीरीज को क्या कहा? लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत कहा है। और आलेख कैसे विषयों पर लिखा जाना चाहिए? आलेख ज्वलंत मुद्दों और समसामयिक विषयों पर लिखा जाना चाहिए। मुद्दे ज्वलंत और समसामयिक को करंट का कोई टॉपिक होना चाहिए। इसके बाद देखिए पांचवा, सिल्वर वेडिंग कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के लिए किस रूप में पढ़ा जा सकता है? देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश में सिल्वर वेडिंग कहानी को पढ़ा जा सकता है। छठा प्रश्न, सिल्वर वेडिंग से क्या आशय है? सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है? सिल्वर वेडिंग का आशय है शादी की 25वीं वर्षगांठ। और कहानी में किसकी शादी की 25वीं वर्षगांठ की बात की गई है? यशोधर बाबू की जो सिल्वर वेडिंग है उसका कथानक लिया गया है। उसके आधार पर प्राचीन जो संस्कृति है, प्राचीन जो अपने संस्कार है और पाश्चात्य जो सभ्यता है उसके बीच में टकराव बताया गया है। फिर आगे देखिए सातवां, ऑफिस में यशोधर बाबू ने कृष्णानंद पांडे किशनदा की कौन सी परंपरा को अपना रखा था? तो जब ऑफिस समाप्त होता था, ऑफिस का समय समाप्त होने पर चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण करने की जो परंपरा थी, यशोधर बाबू ने वो कृष्णानंद पांडे किशनदा से सीखी थी। इसके बाद देखिए आठवां कह रहा पढ़ने लिखने की बात पर लेखक के पिता का व्यवहार कैसा हो जाता था? तो लेखक के पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे। जूझ जो आत्मकथात्मक उपन्यास है मराठी का, वे खुद अय्यासी करने के लिए बच्चे को खेती के काम में लगाना चाहते थे। पढ़ने की बात करने पर वे जंगली सुअर की तरह घुर्राते थे। उन पर दत्ताजी राव का दबाव ही काम कर सकता था। तो ऐसा लेखक का व्यवहार था। उसकी माँ को भी वो मारता पीटता था।
9वां देखेंगे कि लेखक को कवि लोग आदमी कब लगने लगे। मास्टर नेवा सौंदलगेकर स्वयं भी मराठी कवि थे, मराठी पढ़ाते थे और अच्छी तरह गा करके पढ़ाते थे। उन्होंने अनेक कवियों के चरित्र और संस्मरण लेखक को सुनाए। लेखक जब ठीक ठीक कविता लिखने लग गया था तो उसको दूसरे जो मराठी कवि थे, अन्य कवि थे, उनके चरित्र संस्मरण बताए, उनकी रचनाएं दी। इसके बाद आनंद को ये विश्वास हुआ कि कवि उसी की तरह आदमी होते हैं, अर्थात उसको लगा कि जब वो भी आदमी है, कविता लिख सकते हैं इतनी अच्छी, तो मैं भी आदमी हूँ, मैं कविता क्यों नहीं लिख सकता। इस प्रकार उसके मन में भी स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। फिर 10वां देखिए कि फिराक गोरखपुरी की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। फिराक गोरखपुरी की महत्वपूर्ण रचनाएं गुले नगमा बहुत इंपॉर्टेंट, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई है। इनमें से कोई भी 2 याद कर लें आप। और 11वां प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले, एक फोरबिसगंज है जिसके पास है ओरई इंगना गांव। कौन सा गांव है? ओरई इंगना गांव। ये याद रखें आप कि बिहार का अररिया जिला है, ओरई इंगना गांव, वहाँ इनका जन्म हुआ था। एक कुर्मी परिवार है, उसमें इनका जन्म हुआ था। हालांकि ये जो स्थान है उस वक्त 1921 में ही पूर्णिया जिले में आता था, बाद में नया जिला बन गया था अररिया, अब उसमें आता है। तो ये 11 प्रश्नों के उत्तर 1-1 नंबर के बता दिए। अब 2-2 नंबर के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 वो पूछ रहा था कि रेडियो में समाचार किस तरह लिखे जाते हैं। तो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है, अर्थात इसे सुना जा सकता है, जिसमें ध्वनि, शब्द और स्वर ही प्रमुख होते हैं। आपको पता है कि टेलीविजन में तो चित्र के साथ ध्वनि चलना जरूरी है, संवाद चलना जरूरी है, लेकिन यहाँ ध्वनि, शब्द और स्वर ही प्रमुख है। रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों तथा टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है, जिसमें अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती है। लगभग 90% समाचार या स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती है, उल्टा पिरामिड शैली में, रेडियो में। 5वां देखेंगे। 5वां कह रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता क्या है। तो इंटरनेट पर समाचार पत्र का प्रकाशन अथवा खबर का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट आप जानते हैं, उस पर अगर कोई हम समाचार पत्र पढ़ रहे हैं या खबरों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वास्तव में वो इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के 2 रूप हैं। पहला, खबरों के संप्रेषण के लिए, अर्थात खबरें संप्रेषित की जाती, भेजी जाती है, उसमें इंटरनेट का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, खबरों को एक जगह से दूसरी जगह ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल होता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में समाचारों, लेखों, चर्चा, परिचर्चा, बहसों, फीचर, झलकियों के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को अनुभव कर दर्ज करने का कार्य कर रहे हैं तो वह इंटरनेट पत्रकारिता है। इसी को हम वेब पत्रकारिता भी कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसके बाद देखिए 6ठा प्रश्न। 6ठा प्रश्न था कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर एक फीचर तैयार करना है। तो ऐसे लिखेंगे, आज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में नशे की प्रवृत्ति खतरनाक ढंग से बढ़ी है। विभिन्न रूपों में नशे के आदी हो चुके युवक उसे प्राप्त करने के लिए असामाजिक अपराध कर रहे हैं। अर्थात जब नशे की लत लग जाती है तो वो कुछ भी नहीं सोचता, अपराध करता है। इससे सामाजिक पारिवारिक समस्याओं के साथ साथ चोरी, छेड़छाड़, व्यभिचार की समस्याएं भी सामने आती है। नशा तो निकोटीन, कैफीन आदि पदार्थों में भी होता है, जो चाय और कॉफी हम पीते हैं, पर इसका प्रभाव लंबे समय बाद पता चलता है। रेगुलर अगर हम पीते तो बाद में पता चलता, तात्कालिक नहीं होता है। नुकसानदायक तो ये भी है। फिर आगे कुछ पंक्तियां और लिखी है कि बेरोजगारी के आलम में मानसिक टूटन के शिकार लोग भी नशे की लत अपनाने लगे हैं। अर्थात जब रोजगार नहीं मिलता है या फिर किशोरावस्था होती है, उसमें आकर्षण हो जाता है विपरीत लिंगी है, उसमें भी जब उनका मन टूट जाता है तो भी वो इस तरह का नशा करने लग जाते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के दर्जनों युवक नशे की लत के कारण विभिन्न रोगों का शिकार होकर अकाल काल कवलित हो चुके हैं, अर्थात मर चुके हैं।
दूसरी ओर नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान व सामाजिक संगठनों द्वारा इस प्रवृत्ति की रोकथाम की दिशा में किए जा रहे प्रयास भी अब तक नाकाफी साबित हुए। अर्थात अभी पूरी तरह इसको नियंत्रण में नहीं लाया जा सका है। इस दिशा में नशाबंदी और नशा विमुक्ति को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की संभावना, अर्थात जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये समस्या दूर होने वाली नहीं है। उसके बाद देखिए 7वां, कवि को संसार अपूर्ण क्यों लगता है, वह इसे पूर्ण करने के लिए क्या करता है। ये आपके हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय कविता से लिया गया है। कवि को यह संसार इसलिए अपूर्ण लगता है क्योंकि एक तो कवि की प्रियतमा नहीं होने से प्रेम का अभाव है, क्योंकि इस आत्म परिचय कविता में कवि ने दिया ही प्रेम का संदेश, एक उन्मुक्त पागल प्रेमी के रूप में अपना परिचय दिया है। संसार उसको दीवाना कह करके पुकारता है, तो उसकी प्रियतमा के अभाव के कारण वो प्रेम मिल नहीं पा रहा है, तो उसकी कमी है। दूसरा ये है कि समस्त संसार स्वार्थी है, अर्थात लोग स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संसार केवल उन्हीं को पूछता है जो उसकी जय जयकार करते हैं, हाँ मिलाते हैं। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है, फिर वो इसे पूरा कैसे करता है, अपना कल्पना का संसार अलग बना लेता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है, जिसमें प्रेम है, भाईचारा, इस तरह का एक कल्पना लोग अलग बना लेता है वो, और उस अधूरे संसार की पूर्ति करता है। फिर देखिए 8वां, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने क्या व्यंग्य किया। ये आपके जो टेलीविजन पर व्यंग्य किया गया है, अपाहिज व्यक्ति को पर्दे पर ला करके किस तरह उसकी संवेदनाओं का व्यापार किया जाता है, उसके बारे में है। तो ध्यान दीजिए, टीवी पर हर कार्यक्रम के प्रसारण का एक निश्चित समय होता है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी पर्दा मतलब टेलीविजन जो स्क्रीन है या टेलीविजन पर कोई भी कार्यक्रम दिखाया जा रहा है तो उसका एक निश्चित समय है। इस प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोस पाना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। वो चाहते हैं कि इस निर्धारित समय में इतना आकर्षक और इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए कि दर्शक जुड़े और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, उनकी जो व्यावसायिक मानसिकता है उसकी पूर्ति हो सके। प्रसारण के समय में वे कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सभी हथकंडे आजमा लेते हैं। उन्हें किसी की पीड़ा को कम नहीं बल्कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की आदत होती है। मीडिया कर्मी को अपना व्यावसायिक उद्देश्य पूरा करना होता है। उनका सामाजिक सरोकार या पीड़ा को दिखाना मात्र एक दिखावा होता है, यानी उसकी संवेदना जो होती है उसको भुनाने की कोशिश करते हैं, उसका व्यापार करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए वो पर्दे पर उस समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, जल्दी से जल्दी प्रश्न पूछ करके उसको रुलाने की कोशिश करते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न था कि लुट्टन सिंह के चरित्र की 4 विशेषताएं लिखनी है। तो जो पहलवान की ढोलक कहानी है, लुट्टन सिंह उसका प्रमुख पात्र है। आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। किशोरावस्था में लुट्टन सिंह बाएं और सीना सुडौल हो गया था उसका। वह एक अच्छा पहलवान समझा जाता था, लंबा चोगा पहनता था और पगड़ी बांधता था, ये उसका आकर्षक व्यक्तित्व था। निडर और साहसी भी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो। लुट्टन अत्यंत साहसी पुरुष था, वह प्रत्येक परिस्थिति का डटकर सामना करता था। चांद सिंह और काला खां जैसे नामी पहलवानों के साथ साथ महामारी की विभीषिका का भी उसने डटकर सामना किया था, तो साहसी था। फिर भाग्यहीन भी था। लुट्टन प्रारंभ से ही भाग्यहीन था, बचपन में ही उसे माता पिता छोड़कर चल बसे। बाद में उसके दोनों बेटे महामारी के शिकार हो गए। राजा की मृत्यु के बाद भी उसकी दुर्दशा हो गई, उसे राज दरबार से निकाल दिया गया था। तो भाग्यहीन था, अभागा था। संवेदनशील था, लुट्टन संवेदनशील भी था। वह महामारी में गांव वालों के दर्द को समझता था, इसलिए लोगों को ढाढ़स देने के लिए उनसे मिलता और रात भर ढोल बजाता। और एक जिजीविषा का भी अद्भुत धनी था, यानी जीने की उसमें इच्छा थी, इसलिए वो ढोल बजाता रहता था। 10वां प्रश्न देखेंगे कि सीमाएं बट जाने से दिल नहीं बटा करते हैं। नमक कहानी ये सिद्ध करती है कैसे। जो रैयत सज्जा जहीर की कहानी है नमक, जिसमें जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो व्यक्तियों को भले ही बांट ले, लेकिन मन को कैसे बांट पाएगी वो सीमाएं, इसके बारे में है
कि राष्ट्र राज्यों के बीच सीमा रेखाएं खींची जा सकती है और मजहबी आधार पर लोगों ने इन सीमाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर ली है, यानी हिंदू एक तरफ हो गए, मुसलमान एक तरफ हो गए, या और किसी भी मजहब के लोग अपने अपने देश में चले गए, लेकिन जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन को विभाजित नहीं कर पाई है जो विस्थापित होकर आए हैं। अर्थात जो जगह छोड़ करके गए हैं वो उनके मन को विभाजित नहीं कर पाए, वे अभी भी अपना वतन उसी जगह को मानते हैं जहाँ से वे विस्थापित होकर के आए हैं। सिख बीवी का ये कहना कि मेरा वतन तो लाहौर है, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी द्वारा दिल्ली को अपना वतन बताना, और जो भारतीय कस्टम अधिकारी था सुनील दास गुप्ता, उसको ढाका को अपना वतन मानना, इसी की पुष्टि करता है कि भाई सीमाएं धरती पर खींची जा सकती है, जमीन पर खींची जा सकती है, जमीन को बांटा जा सकता है, लेकिन अंतर्मन को विभाजित नहीं किया जा सकता। 11वां प्रश्न देखिए, यशोधर बाबू के प्रेरणा स्रोत कौन थे? उन्होंने यशोधर बाबू के जीवन को कैसे प्रभावित किया? यशोधर बाबू के प्रेरणा स्रोत कृष्णानंद पांडे यानी किशनदा थे। किशनदा जैसे दयालु एवं सामाजिक व्यक्ति ने यशोधर बाबू जैसे कई लोगों को अपने घर में आसरा दिया था। यशोधर बाबू को सरकारी विभाग में नौकरी भी उन्होंने ही दिलवाई थी। यशोधर बाबू तो पूरी तरह किशनदा से प्रभावित हो गए। ऑफिस में कामकाज हो, सहयोगियों से संबंध, सुबह की सैर करने की आदत, पहनावा, किराए के मकान में रहने जैसी किशनदा की अनेक बातों ने यशोधर बाबू के जीवन को प्रभावित किया। ये कैसे प्रभावित किया, कैसे वो काट लें, ये प्रभावित किया। 12वां प्रश्न देखेंगे, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? जूझ पाठ के आधार बताना है। तो मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। उनसे प्रेरित होकर लेखक कुछ तुकबंदी करने लगा। मास्टर नेवा सौंदलगेकर ने लेखक की रुचि को देखकर उसे विद्यालय के वार्षिकोत्सव में तथा बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों के सामने कविता पाठ करवाया, यानी उसको कॉन्फिडेंस दिलवाया। प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं पढ़कर उनके चरित्र और संस्मरण जानकर लेखक को यह आत्मविश्वास हो गया कि वह भी कविता लिख सकता है। उसके बाद देखिए खंड 6 में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है। 13, 14, 15, 16। तो 13 में अथवा है। पहला देखिए, सबसे तेज बौछारें गई बादो गया के बाद प्रकृति में जो जो परिवर्तन हुआ उसका वर्णन कीजिए। आलोक धनवा की पतंग कविता से ये प्रश्न है। और किस प्रकार अंधेरा वाला भादवा चला जाता है और उसके बाद मौसम साफ हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है और बच्चे पतंग उड़ाने के लिए लालायित होते हैं। तो बाल उमंगों को लेकर के, बाल मन की भावनाओं को लेकर के ये कविता लिखी गई थी। तो जो जो भी परिवर्तन होते हैं, शरद ऋतु का आगमन होता है, वो सारा आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न, कविता के बहाने में कवि ने कविता की सम्यता किस किस से की लिखी? तो कविता के बहाने कुंवर नारायण की ये बहुत अच्छी कविता है जिसमें कवि आशंकित है कि कविता का वजूद कहीं समाप्त न हो जाए, क्योंकि यांत्रिकता का माहौल है और वजूद उसका समाप्त हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है। चिड़िया की उड़ान खूब होती है लेकिन अंत में वो थकती तो ही है, लेकिन कविता अनंत काल तक उड़ती रहती है, अर्थात चिड़िया की उड़ान से भी कविता आगे है। फूलों के महकने और उसकी खुशबू से तुलना की है कि फूल खिलते हैं और महकते हैं, खुशबू फैलाते हैं। कविता भी खिलती है और अपनी खुशबू कालातीत होती है, उसकी अनंत काल तक वो फैलाती है। यानी फूल मुरझा जाता है लेकिन कविता नहीं मुरझाती है। और अंत में उसकी तुलना बच्चे के खेल से की है। बच्चा भी आसपास के घरों में वो खेलता जाता है, अर्थात उसको सीमाओं का बंधन बांध नहीं पाता है, ऊंच नीच का भेदभाव उसको रोक नहीं पाता। उसी प्रकार की कविता है। कविता भी जब लिखते हैं तो प्रत्येक भेदभाव को ये मिटा देती है। इस प्रकार का उत्तर आपको लिखना है। 14 प्रश्न देखिए, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, समझाइए। जैनेन्द्र के बाजार दर्शन पाठ से जो निबंध है उससे ये प्रश्न लिया गया। बाजारूपन का मतलब होता है शोषण करने वाला, अर्थात
बाजार जब अपने आवश्यकता के समय काम नहीं आए और उल्टा हमारा शोषण करने लग जाए तो बाजारूपन है। जादू चढ़ता है तो बाजार की जो चकाचौंध होती है उसमें व्यक्ति डूब जाता है। बाजार का जादू मनुष्य की आंखों की राह काम करता है और उस जोश में वो ऐसी अनावश्यक चीज़ें भी खरीद लेता है। बाद में उसको पता चलता है कि ये तो मेरे किसी काम की नहीं है, अलग अलग ऑफर मिलते हैं, डिस्काउंट मिलता है, तो उसके चक्कर में अनावश्यक चीज़ें भी खरीद लेते हैं। अगला अथवा का देखिए, आय व अवधूत आज कहाँ, तो गांधी जी के बारे में कहा है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के निबंध सीरीज के फूल से ये प्रश्न है। ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। बिल्कुल सही है कि गांधी जी जो आत्मबल ज़्यादा था, देह से भले ही वो कमज़ोर थे, फिर भी उन्होंने अपना वर्चस्व रखा। ठीक इसी प्रकार आत्मबल को महत्व ज़्यादा दिया गया है और देह बल को महत्व कम दिया गया है। सीरीज के माध्यम से ऐसा संदेश अदम्य जिजीविषा का लेखक ने देने की कोशिश की है। 15वां सिल्वर वेडिंग कहानी का कथानक पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण एवं बदलते मानवीय मूल्यों पर आधारित है। तो ये बिल्कुल लिख देंगे किस तरह यशोधर बाबू जो है प्राचीन संस्कृति के पक्षधर थे और उनकी पत्नी और बच्चे सब पाश्चात्य संस्कृति के पक्षधर थे और जीवन मूल्य कैसे बदल रहे हैं, ये पूरे कहानी के माध्यम से लिखेंगे। मास्टर नवा सोंदलगेकर ने किस प्रकार आनंदा के जीवन को नई दिशा दी, तो ये भी हम लिखेंगे। मराठी जो शिक्षक थे, अब तक छोटे मोटे प्रश्नों को मिलाकर ये आ जाएगा आपको। 16वां देखिए, शमशेर बहादुर सिंह और जैनेन्द्र का परिचय लिखना है, आप लिख सकते हैं। बता रखे हैं मैंने पहले, ये किताब की जब व्याख्या और प्रश्न उत्तर करवाए थे तब। खंड दे देखिए, ये व्याख्या वाला प्रश्न है। 17वां जो पद्य की व्याख्या, काव्य की व्याख्या है, यानी पद्यांश है। तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविता है, मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है, वहाँ से ये ली गई है, सहर्ष स्वीकारा है। तो किस प्रकार इसका करेंगे कि अभाव में भी व्यक्ति किस प्रकार अनुभव लेता है, ये सारा गर्बीली गर्बी, और इसकी व्याख्या करेंगे, विशेष भी लिखेंगे। फिर ये अथवा वाला देखिए, अथवा वाली जो व्याख्या थी, आर कर मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया, ये बात सीधी थी, बात सीधी थी, पर इस कविता से लिया गया। कुंवर नारायण की ये है, कुंवर नारायण की। प्रत्येक शब्द के लिए, प्रत्येक अर्थ के लिए एक शब्द निहित होता है, उसी का प्रयोग करना चाहिए। पांडित्य प्रदर्शन करने के चक्कर में भाषा को बोझिल नहीं बनाना चाहिए, उसका अर्थ गायब हो जाता है। 18वां प्रश्न देखिए, ये गद्य की व्याख्या, मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। ये देखिए महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा। और जो महादेवी वर्मा का जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भक्तिन, उससे लिया गया है। दोनों की वार्तालाप चल रही है, ये लिखेंगे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना और मेंढक मंडली। तो धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का, धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, इस पाठ से लिया गया है, व्याख्या करेंगे। फिर पत्र लेखन में देखिए, सचिव शिक्षा विभाग आसाम जयपुर की ओर से आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक अर्धशासकीय पत्र लिखना जिसमें सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आग्रह हो। और सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से रीट भर्ती परीक्षा 2022 की एक विज्ञप्ति तैयार करनी है। और 20वें प्रश्न में ये आपके 5 निबंध है, जिसमें से आपको एक निबंध पर 300 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। अब तक के सारे मॉडल पेपर के हल आप जरूर देखें। 5वां मॉडल पेपर भी बहुत जल्दी हल करवा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।